राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स के अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिट नंबर 5। और बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन के अंदर बता रहे थे कि हमारे कॉलेज में यूनिट 3 स्टार्ट हो गई है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो यूनिट 5 के साथ साथ हमने जो बॉयलर वाली यूनिट है, यूनिट नंबर 3 को भी स्टार्ट कर दिया है। तो जब मैंने कोर्स लॉन्च किया था तभी मैंने आपको बताया था कि भाई आपका जो एकेटीयू का जो सेमेस्टर एग्जाम होगा, मेन सेमेस्टर एग्जाम, वो जब स्टार्ट हो रहा होगा तो उसके लगभग 1 से 1.5 महीना पहले हम अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो बहुत ही सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपका एटीडी का जो सिलेबस है टाइमली कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और यूनिट नंबर 1 2 हमारी कंप्लीट हो गई है, 3 और 5 हमने पैरेलली एक साथ चला दी है। तो जो जिसके कॉलेज में यूनिट चल रही होगी उसका उतना एडवांटेज मिल जाएगा। तो आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं, पीयूटीज वगैरह होते हैं, उनमें भी आप अच्छा स्कोर करेंगे और मेन सेमेस्टर जो एकेटीयू का एग्जाम है उसमें तो आप अच्छा स्कोर कर ही लेंगे। ठीक है, चलो। तो यूनिट नंबर 5 जो एकेटीयू का सिलेबस है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। पहली स्लाइड में आपको सिलेबस दिखाता हूँ जब हम यूनिट को स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो यूनिट नंबर 5 के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज गैस टरबाइन, है ना। गैस टरबाइन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो सेकंड वन पार्ट है, जो सेकंड वाला पार्ट है, दैट इज जेट प्रपल्सन। ठीक है, चलो। चलिए, तो ये हमारा लेक्चर 1 है गैस टरबाइन के अंदर। और इसके अंदर मैंने जैसे कि बताया आपको पहले भी कि जब कोई नई यूनिट स्टार्ट हो रही होती है, जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा होता है, तो जो उसका फर्स्ट लेक्चर होता है वेरी बेसिक लेक्चर होता है, बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं तो बाकी के जो लेक्चर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट, तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो लेक्चर 1 में ही कवर हो जाते हैं। तो बहुत ही बेसिक लेक्चर है और एकेटीयू एग्जाम में आज के इस लेक्चर से हो सकता है कि कम से कम 10 नंबर का एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा आज के लेक्चर से, और हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस भी आ जाएं। मैं बताता हूं किस तरह के क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो आज हम फर्स्ट लेक्चर में डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गैस टरबाइन क्या होता है और कितने टाइप्स के गैस टरबाइन होते हैं, जैसे ओपन साइकिल गैस टरबाइन एंड क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। ठीक है, तो एकेटीयू में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ओपन साइकिल गैस टरबाइन, क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन को हम पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम की हेल्प से समझाइए। नेक्स्ट जो एक डेरिवेशन आता है 10 मार्क्स में एकेटीयू एग्जाम में, दैट इज डेरिवेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सिंपल ब्रेटन साइकिल। ये डेरिवेशन आपको ड्राइव करना होता है 1 - 1 अपॉन rp की पावर गामा -1 अपॉन गामा। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ ब्रेटन साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल का ये डेरिवेशन है। तो इस डेरिवेशन को भी हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, चलो। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है केटीयू एग्जाम में, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट। ये जो आपका प्रेशर रेशियो है ना, ये प्रेशर रेशियो ऑप्टिमम कब होगा, मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए। तो उसको भी हम डेरिवेशन है उसको भी डिराइव करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर एंड टरबाइन। जैसे हमने स्टीम पावर प्लांट की जब हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 2 में रैंकाइन साइकिल में, तो वहां पर भी हमने पंप की और टरबाइन की, स्टीम टरबाइन की और पंप की, हमने वहां पर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की बात करी थी, आपको ध्यान आ रहा होगा। उसी तरह से यहां पर कंप्रेसर है, यहां पर गैस टरबाइन है और कंप्रेसर है, तो उसी तरह से आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहां से। और आज का जो टॉपिक है गैस टरबाइन, आप गेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखना, एसएससी, जेई के, एई के, या फिर आपका जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है आईईएस के, उनके क्वेश्चंस उठा करके देखना। डायरेक्टली आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और यकीन मानिएगा अगर आप ढंग से इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, एकेटीयू का सिलेबस जो है ना वो इस तरह का सिलेबस है सभी का, नॉट ओनली इन एकेटीयू। अगर आप एकेडमिक्स यानी कि सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी ये मान करके चलो 80 to 90% जो है तैयारी हो जाती है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, बशर्ते वो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर अपना। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है एक बार मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूं, देन मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करता हूं। हमारा जो अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का कोर्स है ये एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। एज पर एकेटीयू हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, 5 यूनिट आपको कवर कराई जा रही, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं या क्वेश्चंस हैं वो हम टॉपिक वाइज आपको सॉल्व करा रहे होते हैं। पूरा कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप एनरोल कर सकते हैं और 5 यूनिट को पढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से और अपने एग्जाम में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। बेहतर क्वालिटी के साथ आपको
कंपटीशन एग्जाम में भी एक अच्छा फील आएगा। चलो तो देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले कि भाई गैस टरबाइन की तो हम बात करेंगे, ये तो हमारा टॉपिक ही है। कई बार दो दो नंबर में छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लेता है और एक एक थोड़ा सा है ना बेस से इसको लेकर के चलते हैं कि किस तरह से चीजें आगे कहाँ से ये चीजें बन रही होती हैं। तो सबसे पहले एक बात मुझे बताओ, व्हाट इज इंजन? इंजन होता क्या है? इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है माय डियर स्टूडेंट्स। इंजन जैसे आपका गाड़ी, आपकी स्कूटी है, बाइक है, बस है, ट्रैक्टर है, हवाई जहाज है, उसमें भी तो एक इंजन लगा रहता है। उस इंजन में क्या हो रहा होता है? कंबशन होता है। यानी किसका कंबशन होगा? फ्यूल का, एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो अल्टीमेटली इंजन में होता क्या है कि भाई एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। जैसे फ्यूल बर्न होगा, तो जब फ्यूल बर्न होगा तो फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी किसमें? थर्मल एनर्जी में। यस और नो? जब फ्यूल में क्या होगा? जब फ्यूल की बर्निंग होती है, जब फ्यूल का कंबशन होता है, तो फ्यूल की केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये थर्मल एनर्जी फर्दर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कौन करता है इसको? इंजन। तो ध्यान से अगर आप देखें कि भाई थर्मल एनर्जी एनर्जी की एक फॉर्म है, मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी की एक फॉर्म है। इंजन कर क्या रहा है? इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। बोलो यस और नो? इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, मतलब शाफ्ट रोटेट कर रही है, उससे आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, या फिर इस मैकेनिकल एनर्जी को आप फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। यहां पर जो शाफ्ट है उसमें जनरेटर के शाफ्ट कनेक्ट कर दीजिए तो मैकेनिकल एनर्जी फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेसिक आपको इंजन की एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इंजन के बारे में बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि भैया इंजन क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ इंजन की बात करें, कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन, कि भाई कंबशन इंजन के अंदर हो रहा है या इंजन के बाहर हो रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये दो टाइप के इंजन बनते हैं आपके। नंबर वन इज आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, एंड सेकंड वन इज ईसी इंजन दैट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब नाम से पता लग रहा है इंटरनल कंबशन इंजन मतलब जब फ्यूल का कंबशन इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द इंजन होता है, उसको हम इंटरनल कंबशन इंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इसके मैंने आपको बेसिक लेक्चर यूनिट नंबर 2 में भी दिए थे, डिटेल में आप वहां पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, डायग्राम बना करके समझाए थे। दूसरा एक्सटर्नल कंबशन इंजन का मतलब है जब कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन, इंजन के बाहर, आउटसाइड द इंजन जब फ्यूल का कंबशन होता है तो ऐसे इंजन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आपकी स्कूटी में, बाइक में, बसेस में, ट्रैक्टर में, इनमें कौन सा इंजन होता है? आईसी इंजन होता है। दूसरी एक चीज और यहां पर आप ध्यान रखिएगा, आईसी इंजन के अंदर क्या होता है कि फ्यूल की बर्निंग और उसका फ्यूल की जो बर्निंग होती है और जो वर्किंग मीडियम होता है उसका एक्सपेंशन भी इंजन के अंदर ही होता है। मतलब एक ही जगह होता है। फ्यूल की बर्निंग कहां पे हो रही है? इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर, और वहीं पर उसका एक्सपेंशन भी हो रहा है, वहीं पर उसका कंप्रेशन भी हो रहा है। लेकिन एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ऐसा नहीं होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल कहीं और होता है और वहां पे जहां पर फ्यूल की बर्निंग होती है फर्नेस में बाहर, है ना, तो वहां से जो हीट एनर्जी मिलती है वो किसी दूसरे मीडियम को दे दी जाती है और उस मीडियम का हम यूज करते हैं फर्दर। वो हमारा वर्किंग, मतलब जो कंबशन प्रोडक्ट होता है ना, उससे अलग होता है आपका वर्किंग मीडियम। जैसे रैंकाइन साइकिल में भी आपने देखा था कि भाई फर्नेस बाहर लगी हुई थी, वहां पर फ्यूल की बर्निंग हो रही थी, वहां से जो हीट थी वो बॉयलर में जा रही थी, यानी कि बॉयलर के अंदर क्या हो रहा था? वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था। तो वहां पे जो वाटर होता है, स्टीम जो होती है, दैट इज द वर्किंग मीडियम। ऐसे ही यहां पर भी जो गैस टरबाइन होता है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइन ओवर आईसी इंजन, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि भाई आईसी इंजन के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन के का भी मैंने आपको आइडिया दिया। तो आपका जो गैस टरबाइन है ना, जो आपका कौन सा है? गैस टरबाइन है। तो आईसी इंजन के रेस्पेक्ट में इसके क्या एडवांटेजेस होंगे वो एक बार देखिए, मैंने लिखे हुए हैं वहां पे। मैं मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा देता हूं, है ना। चलिए, ओके। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइन ओवर आईसी इंजन? पहला जो एडवांटेज है, सिंपल मैकेनिज्म। क्योंकि भाई आपका जो गैस टरबाइन होता है, गैस टरबाइन का जो मैकेनिज्म वो कैसा होता है? काफी सिंपल मैकेनिज्म होता है।
हाई स्पीड आर डेवलप ड्यू टू रोटरी इंजन्स, क्योंकि आईसी इंजन में तो पिस्टन आपने देखा होगा रेसिप्रोकेट करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन की वजह से उसमें ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है और बहुत ज्यादा स्पीड को हम डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर रोटरी मोशन होती है ना, रोटरी मोशन होती है, वहां पर ज्यादा स्पीड भी आप डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इजी बैलेंसिंग, आसानी से बैलेंसिंग हो जाती है। कॉम्पैक्ट होता है विद रेस्पेक्ट टू पावर रेस, हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि वेट टू पावर रेशियो कम होता है, वेट टू पावर रेशियो इसका कम होता है। नाउ जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ गैस टरबाइन। अभी तो थोड़ा सा मैंने बेसिक आइडिया दिया है आपको, जस्ट टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, वो तो स्टार्टअप था। जैसे जाते हो ना रेस्टोरेंट में आप लोग, तो खाना खाने से पहले कई बार स्टार्टर मंगाते हो, अभी तो वो चीज थी। अब आ जाओ जो बेसिक, अब जो हमारा स्टार्ट होगा आज के लेक्चर का मेन काम। तो टाइप्स ऑफ गैस टरबाइन की अगर हम बात करें, गैस टरबाइंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, है ना। एक होगा आपका ओपन साइकिल गैस टरबाइन, दूसरा होगा आपका क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओपन साइकिल गैस टरबाइन। ओपन साइकिल गैस टरबाइन का डायग्राम हम यहाँ पर बना रहे होंगे, है ना। ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे इसका, और दूसरा पीवी डायग्राम बनाएंगे, और इसका टीएस डायग्राम बनाएंगे। चलो जी, राइट। चलो, तो जरा देखो यहाँ पे ओपन ओपन गैस टरबाइन जो होता है, इन दिस केस एवरी साइकिल अ फ्रेश चार्ज, इन एवरी साइकिल अ फ्रेश चार्ज इज इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका मैं एक बार आपके लिए ब्लॉक डायग्राम बना देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द कंप्रेसर, ये है कंप्रेसर, एंड दिस इज द टरबाइन, राइट। अब इस कंप्रेसर के अंदर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर इसके अंदर एंटर करेगी। तो यहां पर इसके अंदर आ जाएगी एयर, इसके अंदर एयर एंटर करेगी, और जब इस कंप्रेसर के अंदर एयर जाएगी तो कंप्रेसर का काम है उसको कंप्रेस करना, तो ये कंप्रेस करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्रेसर में कंप्रेस हो जाएगी और बाहर निकलेगी, और कंप्रेस होने के बाद कहां जाएगी, कंबशन चैम्बर में जाएगी। कहां जाएगी ये, कंबशन चैम्बर में जाएगी। यहां बना देते हैं कंबशन चैम्बर। ओके, तो यहां से जो एयर कंप्रेस होकर के जाएगी, कंप्रेस्ड एयर कहां पे जाएगी, कंबशन चैम्बर में, कंबशन चैम्बर। इस कंबशन चैम्बर में क्या होगा, फ्यूल बर्न होगा। क्या होगा, फ्यूल बर्न होगा, कंबशन होगा, और बाद में जो यहां से कंबशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहां जाएगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की जो गैस कहां जाएगी, टरबाइन के अंदर जाएगी, और टरबाइन के अंदर इसका एक्सपेंशन होगा, टरबाइन के अंदर इसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, जब एक्सपेंशन होने के बाद जो गैसेस हैं बाहर सराउंडिंग में चली जाएंगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। कहां चली जाएंगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। देखो, तो यहां पर जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे होंगे उनको एक बार जरा देखिएगा ध्यान से। 1 से 2 किसका पार्ट है, कंप्रेसर का। मतलब जो एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेसर के अंदर एंटर करेगी वो कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, टेम्परेचर और प्रेशर उसका बढ़ जाएगा, है ना। तो यहां पर देखो प्रोसेस 1 से 2 किसका कहां पर है, कंप्रेसर के अंदर है। तो यहां पर लिखा हुआ है प्रोसेस 1 to 2, दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कौन सा कंप्रेशन होगा, आइसेंट्रोपिक। अरे रैंकाइन साइकिल हम लोग पढ़ के आए हैं, टरबाइन के अंदर और पंप के अंदर कौन सा कंप्रेशन था और एक्सपेंशन था, आइसेंट्रोपिक। तो वो यहां पर भी है, एकदम बिल्कुल सेम रहने वाला है। उसके बाद वहां पर हीट एडिशन कहां पे होता था, बॉयलर के अंदर। यहां पर एक कंबशन चैम्बर है, तो 2 से 3 हो रहा होगा कंबशन, और लिख दिया हमने यहां पर प्रोसेस 2 to 3, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन कंबशन चैम्बर। ये जो कंबशन चैम्बर है यहां पर होगा हीट एडिशन, यानी कि हीट सप्लाई QS, लेकिन प्रेशर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन कंबशन चैम्बर। नेक्स्ट, उसके बाद प्रोसेस 3 to 4, 3 ये रहा, 4 पे यहां पर ये एग्जिट हो जाएंगे गैसेस, और कहां चले जाएंगी, सराउंडिंग में चले जाएंगी। कहां पे चले जाएंगी, सराउंडिंग में। और क्या हो रहा होगा टरबाइन के अंदर, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो लिखा है यहां पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब ही क्या होता है, आइसेंट्रोपिक होता है ना। अरे थर्मोडायनामिक्स में बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है आइसेंट्रोपिक। यहां देखो आइसेंट्रोपिक लिखा हुआ है, इस आइसेंट्रोपिक को आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी लिख सकते हैं। बोलो यस और नो। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन टरबाइन
टरबाइन के अंदर एक्सपेंशन होगा। तो टरबाइन के अंदर जब एक्सपेंशन होगा तो यहां से मिल जाएगा हमको टरबाइन वर्क WT, और कंप्रेसर को वर्क देना पड़ेगा, तो यहां पर आप वर्क दे दीजिए इसको WC। बोलो यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो अल्टीमेटली ये ओपन साइकिल गैस टरबाइन क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये साइकिल देखो ओपन है, ये क्लोज्ड सर्किट नहीं बन रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर में ओपन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो इसका मैं एक बार पीवी और टीएस डायग्राम और बना देता हूं आपके लिए, है ना, उससे और बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। और याद रखना, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा चीजों को सीरियस लीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज का लेक्चर आपने समझ लिया तो बाकी तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, बाकी तो बस फॉर्मूले अप्लाई करने हैं बाद में जाकर के। तो मैं आपके लिए बना रहा हूं पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। बताओ पहले कौन सा डायग्राम बना दें? चलो पीवी डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज योर पीवी डायग्राम एंड दिस विल बी टीएस डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। और आज क्योंकि हम इसके पहले अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं यूनिट नंबर 2 में रैंकाइन साइकिल यानी कि स्टीम पावर प्लांट, और अब यहां हम पढ़ने वाले हैं गैस टरबाइन यानी कि ब्रेटन साइकिल। तो दोनों में कंपैरिजन भी आपको समझ में आता जाएगा, बहुत ही अच्छा फील आएगा, क्योंकि अभी करंटली आपने ताजा ताजा पढ़ा हुआ है वेपर पावर साइकिल। चलो तो देखो 1 से 2 जो प्रोसेस है दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां पर आप देखिएगा प्रेशर बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि कंप्रेशन है ना। तो 1 से 2 हो गया कंप्रेशन, ठीक है, 1 से 2 क्या हो गया? कंप्रेशन। 2 से 3 है कंबस्शन चैम्बर के अंदर हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है और हीट एडिशन है तो पीवी डायग्राम पे लाइन कैसी बनेगी? हॉरिजॉन्टल। बोलो यस और नो? तो ये बन चुकी है आपकी इस तरह से 2 से 3 यानी कि हीट एडिशन। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। T3 से 4 क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन द टरबाइन। तो यहां पर आपका जो है एक्सपेंशन हो जाएगा टरबाइन के अंदर 3 to 4। और ये साइकिल जो है ओपन रहेगी, ये साइकिल क्या रहेगी? ओपन रहेगी, क्योंकि ये ओपन साइकिल गैस टरबाइन है, ठीक है। चलो तो यहां पर जो है आपको क्या करना होगा? हीट सप्लाई करनी होगी 2 से 3। बोलो यस और नो? यहां पर आपको देना होता है कंप्रेसर वर्क, और यहां से हमको मिल जाता है टरबाइन वर्क। अब इस पीवी डायग्राम को टीएस डायग्राम पे भी बनाओ, अब इस पीवी डायग्राम को टीएस डायग्राम पे भी बनाओ, है ना, बहुत आसान है। 1 से 2 जो है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है आपका, तो बनेगा आपका इस तरह से लाइक दिस। बोलो यस और नो? दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो ऐसे बनती है, और उसके बाद 3 से 4 इस तरह से बन जाएगा आपका। यस और नो? यस, 1 2 दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो ये दोनों डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए, ये दोनों डायग्राम बनाने आने चाहिए आपको। और यहां पर क्या करोगे? हीट एडिशन, ये होगा आपका कंप्रेसर वर्क, ये होगा आपका टरबाइन वर्क WT। बोलो यस और नो? ये साइकिल आपका 4 से 1 ओपन रहेगी। क्या रहेगी? ओपन रहेगी। यहां पर ये सराउंडिंग है, क्या है यहाँ पे? हीट एडिशन का रिजेक्शन कहां पे हो रहा है? सराउंडिंग में। नाउ चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो तीनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिए। ये ओपन साइकिल गैस टरबाइन का मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम बना दिया, और यहां पर पीवी डायग्राम बना दिया, यहां पर आपके लिए टीएस डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस एक चीज, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, इनका थोड़ा सा बस ध्यान रखना चाहिए आपको। यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना T4, और यहां पर टेम्परेचर कितना है? T2। तो याद रखना, ध्यान रखना, T4 की जो वैल्यू होगी वो T2 से ज्यादा होगी। T4 की वैल्यू T2 से ज्यादा होती है। कई स्टूडेंट्स क्या कर देंगे? कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इस साइकिल को नीचे तक बनाएंगे ऐसे। अब यहां पर देखो टेम्परेचर T4 जो है T2 से कम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। T4 की वैल्यू T2 से ज्यादा होती है, T4 की वैल्यू T2 से ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा केयरफुली डायग्राम बनाना है आपको। आगे बढ़ें। सो दिस इज द ओपन गैस टरबाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। द क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। लेट अस टॉक अबाउट क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। तो 3 प्रोसेस तो वही रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। देखो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन द कंप्रेसर, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन द कंबशन चैम्बर, एंड द 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक यानी कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन द टरबाइन। ये 3 प्रोसेस तो वही हैं, एक फोर्थ प्रोसेस 4 से 1 आ जाएगा, क्योंकि सर्किट को पूरा कर दिया है इस बार। चलो बनाते हैं जल्दी से, यहां पे आ जाओ। दिस इज द कंप्रेसर, दिस इज द टरबाइन। अरे चमक रहा है कि नहीं? चीजें समझ आ रही हैं? तो देखो यहां से एटमॉस्फेरिक एयर आएगी, यहां से एटमॉस्फेरिक एयर आएगी, कहां पे जाएगी? किस
पहले ये समझो जरा, एक सेकंड, लेट मी करेक्ट इट। आप इसको देखो जरा, क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन का मतलब क्या है? इन दिस केस सेम वर्किंग फ्लूइड इज रीसर्कुलेटेड अगेन एंड अगेन। इस वाली जो क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन है, इसके अंदर क्या होगा, जो एक वर्किंग मीडियम है वो रीसर्कुलेट होता रहेगा, हर एक साइकिल में फ्रेश चार्ज नहीं आएगा। यहां पर जरा देखो, यहां पर फ्रेश चार्ज हर बार जो है फ्रेश चार्ज एंटर कर रहा था, हर बार सराउंडिंग से एयर इसके अंदर एंटर कर रही थी, लेकिन क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन में ऐसा नहीं है। देखो इधर यहां बनते हैं, देखो कंप्रेसर का काम है कंप्रेस करना, तो ये कंप्रेस कर देगा, और यहां पर क्या लगा होगा, एक हीट एक्सचेंजर, कंबशन चैम्बर लगा होगा, और यहां पर एक हीट एक्सचेंजर बना दिया मैंने, है ना, बताता हूं अभी। तो कंप्रेसर के अंदर जो एयर गई वो कंप्रेस हुई, हाई टेम्परेचर हुआ, हाई प्रेशर हुआ, और वो चली गई कहां पर, कंबशन चैम्बर के अंदर। दिस इज द कंबशन चैम्बर। अब कंबशन चैम्बर में क्या होगा, कंबशन होगा, फ्यूल बर्न होगा, और वहां से जो गैसेस निकलेंगी वो जाएंगी टरबाइन में, टरबाइन के अंदर एक्सपेंशन होगा, टरबाइन से हमको वर्क मिल जाएगा WT जो हमको चाहिए, और उसके बाद टरबाइन से जो गैसेस निकलेंगी वो कहां जाएंगी, हीट एक्सचेंजर में जाएंगी। हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, हीट रिजेक्शन हो जाएगी, कहां पे, सराउंडिंग में, और फिर जो है ये जो वर्किंग मीडियम यहां से बाहर निकलेगा वो कहां जाएगा, फिर कंप्रेसर के अंदर जाएगा। तो इस तरह से यहां पर देखो एक हीट एक्सचेंजर और लगा दिया है। क्या ये साइकिल और ये साइकिल में क्या कंपेयर कर पा रहे हो, ये सब कुछ वही बना दिया हमने वहां पर, बट यहां पर हमने क्या लगा दिया है, एक हीट एक्सचेंजर और लगा दिया है। इस हीट एक्सचेंजर लगाने की वजह से ये जो है मतलब ये जो हमारी क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है, ये क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है, इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हीट एक्सचेंजर लगा दिया है। चलो नंबरिंग करो और जल्दी से इसका पीबी और टीएस डायग्राम बनाओ, फिर आगे चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। ये है आपका 1 से 2 कंप्रेसर, 1 से 2 कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर को कुछ वर्क देना पड़ेगा जिसको हम WC से लिखते हैं। उसके बाद 2 से 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंबशन हो जाएगा, यानी कि फ्यूल आप यहाँ बर्न करोगे, यानी कि यहाँ पर हीट सप्लाई होती है, और फिर 3 से 4 क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, जहां से हमको WT मिलेगा, टरबाइन वर्क मिलेगा। उसके बाद 4 से 1 होगा हीट एक्सचेंजर के अंदर हीट रिजेक्शन, सराउंडिंग में ये हीट रिजेक्ट हो जाएगी, देखो लिखा हुआ है। बाकी भाई 3 प्रोसेस तो वही है, ये तो पहले वाले ही हैं, केवल हीट एक्सचेंजर यहां पर ऐड हुआ है। तो हीट 4 से 1 देखो क्या है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये हुआ कि जो आपकी क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है, यानी कि जो ब्रेटन साइकिल हम बोलेंगे इसको, है ना, क्योंकि जो हम पढ़ रहे थे स्टीम पावर प्लांट, वो रैंकाइन साइकिल पे वर्क कर रही थी। रैंकाइन साइकिल के हमने सब कुछ जो है वहां पर हमने उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर सब कुछ देख लिया है। इसी तरह से यहाँ पर जो गैस टरबाइन है ये ब्रेटन साइकिल पे काम करता है। अब हम पूरे गैस टरबाइन के अंदर ब्रेटन साइकिल को डील करने वाले हैं। तो यहां पर आपको 4 प्रोसेस दिख पा रहे हो, 2 आइसेंट्रोपिक होंगे और 2 कांस्टेंट प्रेशर होंगे। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन द कंप्रेसर, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन द टरबाइन, और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन द कंबशन चैम्बर, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन द हीट एक्सचेंजर। अब इसका जल्दी से क्या बनाएंगे हम लोग, पीबी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसका टीएस डायग्राम बनाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलो यस और नो। अरे फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। एक ही ट्यूब में आपको 100 मार्क्स लेकर के आने हैं। दिस इज योर पीबी डायग्राम, दिस इज योर टीएस डायग्राम, बोलो यस और नो। तो 1 से 2 जो होगा आपका, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यस और नो, पहले भी ऐसे ही बनाया था। 2 से 3 हीट एडिशन होगा, और 3 से 4 क्या होगा, देखो 1 से 2 हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 हुआ हीट एडिशन, और 3 से 4 हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, सॉरी एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और ये 4 से 1 हो गया हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी 2 से 3, और 4 से 1 भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। अब इस पीवी डायग्राम को टीएस डायग्राम बना दो जल्दी से इसका। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 हीट एडिशन, 3 से 4 एक्सपेंशन, एंड 4 से 1 हीट रिजेक्शन। दिस इज 1 2 3 एंड 4, बोलो यस और नो। बन गई साइकिल, बन गई कि नहीं साइकिल। तो यहां पर आपने क्या दिया, कंप्रेसर वर्क, हीट एडिशन, यहां पे वर्क आपको मिलेगा, ओके, यहाँ हीट रिजेक्शन। इसी तरह से यहां पे दिखा सकते हो WC हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर,
यहाँ पे टरबाइन वर्क और यहाँ पर हीट रिजेक्शन। बोलो यस और नो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रेशर है कितना है, P1 है। ये प्रेशर कौन सा है, दिस प्रेशर इज P1, दिस प्रेशर इज P1 एंड दिस प्रेशर इज P2। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 से 3 जो है हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन है, इसका मतलब P2 और P3 क्या रहेंगे, दोनों बराबर ही रहेंगे, कांस्टेंट है। इसी तरह से ये कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, कहां से, 4 से 1, तो 4 से 1 तो प्रेशर कांस्टेंट है, यानी जो P1 की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू रहेगी, P4 की वैल्यू रहेगी। सो दिस इज द ब्रेटन साइकिल। अरे यस और नो, ये ब्रेटन साइकिल हमने यहां पर बनाई है। नाउ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। ओपन साइकिल गैस टरबाइन में ये ओपन रहेगी साइकिल, यहां पर ये क्लोज हो गई है, हीट एक्सचेंजर यहां पर लग गया है। तो देखो वहां पर 3 प्रोसेस आप देख पा रहे थे, यहां पर 4 प्रोसेसेस हैं, 3 वही हैं, एक और ऐड हुआ है। नाउ इसके बाद इसकी एफिशिएंसी का डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, लेकिन कई बार एकेटीयू एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन एज कंपेयर टू ओपन साइकिल गैस टरबाइन। तो पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। तो वाइड वैरायटी ऑफ फ्यूल कैन बी यूज्ड बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन डज नॉट एंटर इन द टरबाइन। एक्चुअली होता क्या है कि इसके जो कंबशन चैम्बर है ओपन साइकिल गैस टरबाइन का, यहां पर जो भी आप फ्यूल बर्न करते हो, है ना, जो एयर आई है उसके साथ एयर की प्रेजेंस में जो फ्यूल को बर्न करोगे वो सब मिक्स होकर के जाएगा टरबाइन के अंदर, टरबाइन के अंदर उसका एक्सपेंशन होगा। लेकिन यहां पर कंबशन चैम्बर इट इज लाइक अ हीट एक्सचेंजर, कंबशन चैम्बर इट इज लाइक अ हीट एक्सचेंजर। यहां पर जो मतलब जो फ्यूल होता है, और फ्यूल और आपका जो एयर है वो एक साथ बर्न नहीं होते हैं, वो एक साथ बर्न नहीं होते हैं, मतलब उनका जो पूरा प्रोडक्ट है वो जाकर के एक्सपेंशन नहीं होता है इसके अंदर, वो अलग होता है। ठीक है, वो जस्ट यहां पर जो हीट एक्सचेंजर जो कंबशन चैम्बर है वो हीट को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वैरायटी ऑफ फ्यूल आप यहां पर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वाइड वैरायटी ऑफ फ्यूल कैन बी यूज्ड इन क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बेटर थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर तो किसकी, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की। नेक्स्ट है इट कैन ऑपरेट इवन बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर पे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर पे भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जबकि जो ओपन साइकिल गैस टरबाइन है उसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम लेकर ही नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसलिए क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में ये भी एक एडवांटेज है कि इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर पे ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटर वर्किंग फ्लूइड लाइक आर्गन एंड हीलियम कैन बी यूज्ड। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक में क्या आएगा आपका, एब्सोल्यूट लीक प्रूफिंग इज डिफिकल्ट टू अचीव। यहां पर क्योंकि इसके अंदर जो क्योंकि लीक जो इसका वर्किंग मीडियम है वो लीक ना हो जाए, तो एब्सोल्यूटली लीक प्रूफिंग जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है, सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड कॉस्टली एंड बल्की। देखो भाई सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हीट एक्सचेंजर लग गया है एक एक्स्ट्रा यहां पे, तो जिसकी वजह से सिस्टम क्या हो जाएगा, बल्की। अरे दो हीट एक्सचेंजर लग गए, एक हीट एक्सचेंजर ये है, एक हीट एक्सचेंजर ये है, तो दो हीट एक्सचेंजर जब लगेंगे तो क्या होगा, ये सिस्टम बल्की हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, एयरक्राफ्ट में आपकी ओपन साइकिल गैस टरबाइन यूज होती है या क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन यूज होती है, तो आंसर इज व्हाट, ओपन साइकिल गैस टरबाइन। क्योंकि एयरक्राफ्ट में आप अगर क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन यूज करोगे तो इसका तो वेट काफी ज्यादा है, और आपको भाई आपने क्या करना है, एयरक्राफ्ट के लिए उसका जो वेट है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आप इसमें ये चलाओगे क्लोज साइकिल गैस टरबाइन तो कॉम्प्लिकेटेड भी है, कॉस्टली है और बल्कि भी है ना। देयरफॉर इट इज नॉट जनरली प्रेफरेबल फॉर द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के लिए क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन यूज ना करते हुए ओपन साइकिल गैस टरबाइन यूज करते हैं, क्योंकि ये क्लोज साइकिल गैस टरबाइन बल्कि होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है ना। सो दैट इज द, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पे। चलो नाउ व्हाट इज बैक वर्क रेशियो एंड वर्क रेशियो, ये भी मैं आपको ऑलरेडी जो वेपर पावर साइकिल है उसमें मैंने बताया था, एक बार फिर से ये आया है क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन तो वही करनी है ना भाई। वेपर पावर साइकिल में हम जब रैंकाइन साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल की एफिशिएंसी निकालते हैं, बोलो यस और नो, नेटवर्क आउटपुट निकालते हैं, हीट सप्लाई निकालते हैं, हीट रिजेक्शन निकालते हैं, बैक वर्क रेशियो वहां भी कैलकुलेट करते हैं, यहां भी कैलकुलेट करेंगे। एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं, क्योंकि अब हम स्टीम पावर प्लांट पढ़ चुके हैं, रैंकाइन साइकिल पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं गैस टरबाइन यानी कि ब्रेटन साइकिल, तो अब हम कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो
तो देखो यहां पर मैंने एक टेबल में लिखा है ब्रेटन साइकिल यानी कि गैस टरबाइन, और ये है आपका रैंकाइन साइकिल यानी कि स्टीम टरबाइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, आप सभी जानते हैं चाहे कंप्रेसर हो या पंप हो या टरबाइन हो, ये सब क्या है आपके ओपन सिस्टम है। और ओपन सिस्टम का जो वर्क होता है, ओपन सिस्टम का जो वर्क होता है, ओपन सिस्टम का जो वर्क होता है, पहले भी हम यूज कर चुके हैं कई बार, दैट इज व्हाट वीडीपी। बोलो यस और नो? तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ना, ये सेम प्रेशर डिफरेंस के लिए ये जो V है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा वर्क होगा। बोलो यस और नो? यानी कि जो वर्क होता है ओपन सिस्टम का, ओपन सिस्टम का जो वर्क होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम। अच्छा, कई बच्चे शिकायत करते हैं मेरे से कि सर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हो, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। लो, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो इसका, ठीक है। तो ये पहली स्लाइड थी जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक सेकेंड, ये टाइप्स ऑफ टरबाइन, ओपन साइकिल गैस टरबाइन, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, है ना। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन ओवर ओपन साइकिल गैस टरबाइन। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे हम बैक वर्क रेशियो और वर्क रेशियो क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो आपका कंप्रेसर है, पंप है, टरबाइन है, ये सब क्या है आपके ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का जो वर्क होता है दैट इज इंटीग्रेशन वीडीपी, यानी कि चेंज इन प्रेशर, जो कुछ भी आप, या आपको डीपी दिया हुआ है, चेंज इन प्रेशर आपको दिया हुआ है, तो जितना स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होगा वर्क उतना ज्यादा होगा, वर्क उतना ज्यादा होगा। मतलब अब यहां पर जो पंप है या कंप्रेसर है, ये किसी फ्लूइड को जो हैंडल करते हैं। अब फ्लूइड का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। जो फ्लूइड होता है या तो वो लिक्विड होगा या तो वो गैसेस होंगी। अब लिक्विड का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो काफी कम होता है, गैसेस का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्क है ना, ये वर्क किसका ज्यादा होगा, जो गैसेस को हैंडल करेगा, जो वेपर को हैंडल करेगा, गैसेस स्टेट के अंदर जो फ्लूइड है उसको अगर हैंडल करेगा तो वर्क ज्यादा होगा। अगर ये ऐसे फ्लूइड को हैंडल कर रहा है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता है, तो उसका वर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आओ जरा इधर देखो, रैंकाइन साइकिल हम पढ़ चुके हैं क्या? यस। तो रैंकाइन साइकिल में जो टरबाइन होता है वो तो वेपर को, स्टीम को हैंडल करता है, स्टीम टरबाइन। तो स्टीम मतलब गैसेस के फॉर्म में, तो टरबाइन वर्क काफी ज्यादा होता है। तो स्टीम टरबाइन की अगर हम बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं स्टीम टरबाइन की, है ना, स्टीम टरबाइन की अगर हम बात करेंगे तो टरबाइन का जो वर्क होता है काफी ज्यादा होता है। क्यों? मैंने क्या बताया आपको, क्योंकि ये किसको हैंडल करता है, वेपर को, जो कि क्या होती है, गैसेस स्टेट होती है, जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होता है। जबकि जो इसका पंप होता है, पंप क्या होता है, जो, क्योंकि पंप लिक्विड को हैंडल करता है। अरे टरबाइन से जो स्टीम बाहर निकलती है वो कंडेंसर में होके जाती है ना, कंडेंसर में वो कंडेंस हो जाती है, लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है। तो लिक्विड को हैंडल करता है कौन, पंप। तो इसलिए पंप का जो वर्क होता है वो काफी कम होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड को हैंडल करता है, जो कि जिसका, क्योंकि वो किसको हैंडल करता है, वाटर को हैंडल करता है ना। वो किसको हैंडल करता है, वाटर को, है ना, जो कि क्या होती है, वेपर होती, सॉरी, जो कि लिक्विड होता है ना, जो कि क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम काफी कम होता है। इसलिए पंप वर्क याद आ रहा है आपको, जो हम कैलकुलेशन करते थे तो पंप वर्क कितना आता था, 2 किलो जूल पर केजी, 1 किलो जूल पर केजी, 5 किलो जूल पर केजी, बहुत कम आता था। ठीक है, इसलिए यहां पर देखो एक टर्म होती है बैक वर्क रेशियो, जिसको हम RBW से लिखते हैं। तो क्या होता है बैक वर्क रेशियो, निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क। देखो जरा यहां पे ध्यान देना, RBW का मतलब होता है निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क मतलब है जो हम वर्क दे रहे होते हैं उसको निगेटिव टर्म दे दी, जब हमको वर्क मिल रहा होता है तो उसको हम पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। तो पंप को वर्क देते हैं, कंप्रेसर को वर्क देते हैं, टरबाइन से वर्क मिलता है। तो निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क, यानी पंप का वर्क अपॉन टरबाइन का वर्क जो होता है उसको हम बैक वर्क रेशियो के नाम से जानते हैं। तो जो पंप वर्क है आपने देखा बहुत ही कम होता है, टरबाइन वर्क बहुत ज्यादा होता है। तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ये वैल्यू बहुत कम होगी, तो बैक वर्क रेशियो तो कम आएगा ना। कितना आएगा, 1% to 2% ओनली, 1% to 2% ओनली। बोलो यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है, कारण बता दिया आपको। चलो अब इधर आ जाओ जरा, यहाँ पे इसका जो ब्रेटन साइकिल है, जो गैस टरबाइन है, यहां पे क्या होता है, जो टरबाइन है वो किसको हैंडल कर रहा है,
टरबाइन किसको हैंडल करता है? गैसेस को हैंडल करता है जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होता है। और जो कंप्रेसर है ना, कंप्रेसर क्या करता है? वो भी तो गैस को ही हैंडल कर रहा है जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी ज्यादा है। ये लिक्विड को हैंडल नहीं करता है, कंप्रेसर भी और टरबाइन भी। दोनों केसेस में क्या होती है? गैसेस गैसेस होती हैं, तो दोनों का ज्यादा वर्क होता है। इसीलिए मतलब जब डब्ल्यू टी होता है वो भी ज्यादा होता है एंड डब्ल्यू सी भी ज्यादा होता है। मतलब यहां पर आप ये कह सकते हो, स्टीम टरबाइन के केस में, स्टीम टरबाइन के केस में आप ये कह सकते हो कि जो डब्ल्यू पी की वैल्यू है बहुत कम होती है एज कंपेयर टू डब्ल्यू टी, लेकिन यहां पर जो डब्ल्यू सी होता है बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। मतलब डब्ल्यू सी बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, डब्ल्यू सी डब्ल्यू टी के रेस्पेक्ट में उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहां तो 1% 2% आ रहा है ना, इसको निग्लेक्ट किया जा सकता है। और आपने देखा होगा वेपर पावर साइकिल में, रैंकाइन साइकिल में कई बार तो क्वेश्चन के अंदर बोलता है यू कैन निग्लेक्ट द पंप वर्क को निग्लेक्ट कर दो। लेकिन कंप्रेसर में यानी कि गैस टरबाइन में आप कंप्रेसर वर्क को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो इसीलिए यहां पर देखो जो बैक वर्क रेशियो है, यहां पर हम जैसे यहां पर पंप को वर्क दिया था, यहां टरबाइन से वर्क मिला था, टरबाइन से वर्क मिलेगा, कंप्रेसर को वर्क देना पड़ेगा, तो निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क क्या होगा? बैक वर्क रेशियो गैस टरबाइन के लिए, है ना, क्योंकि ये किसको हैंडल कर रहा है? गैसेस को हैंडल करता है। ओके, इसलिए इसकी जो वैल्यू आती है वो 40% टू 60% आती है। बैक वर्क रेशियो होता है 40% टू 60%। एक और टर्म होती है वर्क रेशियो, एक और टर्म होती है वर्क रेशियो, वर्क रेशियो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हमारे काम आएगा। वर्क रेशियो को हम लिखते हैं आर डब्ल्यू से। आर डब्ल्यू क्या होता है आपका? डब्ल्यू नेट अपॉन पॉजिटिव वर्क, यानी कि टरबाइन वर्क। तो देखो इसका 98% टू 99% आ रहा है क्या? वर्क रेशियो। क्योंकि वर्क रेशियो क्या है आपका? डब्ल्यू नेट अपॉन डब्ल्यू टी। अब डब्ल्यू नेट का मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू टी माइनस के डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू टी। बोलो यस और नो। अब इसकी वैल्यू तो बहुत ही कम है, तो ये ओवरऑल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो इसलिए 98% टू 99% होता है वर्क रेशियो किसके लिए? रैंकाइन साइकिल के लिए, स्टीम पावर प्लांट के लिए। लेकिन इसका जो वर्क रेशियो होगा वो 60% टू 40% होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो डब्ल्यू नेट अपॉन डब्ल्यू टी आएगा, कितना आएगा? डब्ल्यू नेट का मतलब है डब्ल्यू टी माइनस के डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू टी। अरे बोलो यस और नो। इस बार जो डब्ल्यू सी है ना बहुत कम नहीं है, डब्ल्यू टी के रेस्पेक्ट में, टरबाइन वर्क के रेस्पेक्ट में कंप्रेसर वर्क को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब ये आपको न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तब और भी ज्यादा फील आपको आएगा, ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ा जाए। चलो जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। एनालिसिस ऑफ आइडियल साइकिल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। जब हम अपनी ब्रेटन साइकिल को पढ़ रहे होंगे, एयर स्टैंडर्ड साइकिल हमने आपको जब ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल पढ़ी थी यूनिट नंबर 1 में, तब भी इस तरह के एजम्पशंस मैंने बताए थे आपको। एक बार फिर से रिकॉल करा दें कि जब भी हम सिंपल रैंकाइन साइकिल की बात करेंगे, आइडियल केस की बात करेंगे, तो ये एजम्पशंस वहां पर हम यूज करते हैं। व्हाट आर दोज एजम्पशंस? द वर्किंग फ्लूइड इज एयर व्हिच बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। हमारा जो वर्किंग फ्लूइड होगा, यहां पे जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो क्या होगी? एयर होगी। और एयर के लिए आप जो है ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, सीपी की वैल्यू 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, और आर की वैल्यू आप ले सकते हैं 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, और गामा की जो वैल्यू है इंडेक्स ले सकते हैं आप 1.4। ठीक है, बेसिक थर्मोडायनामिक्स में आपको बताया हुआ है। क्योंकि यहां पर जो वर्किंग मीडियम है वो एयर है। जो वेपर साइकिल हम पढ़ रहे थे, रैंकाइन साइकिल हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर स्टीम क्या थी? वो थी हमारी वर्किंग मीडियम। और इसीलिए हम स्टीम टेबल का और मॉलियर डायग्राम का वहां पर हम यूज करते थे। यहां पर उसका जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर हमको डायरेक्ट सॉल्व करने हैं। ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। जितने भी प्रोसेस हैं वो कैसे होंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे जब हम आइडियल केस की बात करेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल। देर आर नो लॉसेस इंडक्टिंग इन प्रेशर का कोई लॉस नहीं होगा। देर इज नो लॉसेस ऑफ प्रेशर इन डक्टिंग एंड कंबशन चैम्बर। स्पेसिफिक हीट्स डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जो स्पेसिफिक हीट होती है सीपी एंड सीबी वो चेंज नहीं होगी। मास ऑफ फ्यूल इज निग्लेक्टेड। मतलब जो एयर के साथ फ्यूल का बर्न होता है तो एयर का मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्यूल का मास, तो फ्यूल के मास को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आता है अब आपका 10 नंबर का डेरिवेशन, दैट इज
एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल, और यहीं से आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट्स आपको ये सब बताए हैं, ये सब यूज होने वाले हैं। ये डायग्राम मैंने आपको समझाए हैं, पीबी और टीएस डायग्राम, इन सब का यूज होगा, इन सब का यूज होगा, ठीक है ना। बहुत ही शानदार लेक्चर है हमारा आज का। तो मैं यहां पर डायग्राम बना लेता हूं केवल एक, कौन सा, टीएस डायग्राम। कौन सा डायग्राम बना लेता हूं, यहां पे हम टीएस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमको एफिशिएंसी का जो डेरिवेशन है वो डिराइव करना है। ओ लाइट चली गई, ठीक है, ओके। तो यहां पर मैंने टीएस डायग्राम बना लिया। दिस इज योर टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी कैसे बनाया था अभी डायग्राम, कि 1 से 2 होता है कंप्रेशन के अंदर, कंप्रेसर के अंदर कंप्रेशन, और बोलो यस और नो, 1 से 2, ओके, देन 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1, बोलो यस और नो। तो ये हो गया 1 से 2, राइट, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1। क्या था 1 से 2, कंप्रेशन कंप्रेसर के अंदर, तो WC कंप्रेसर वर्क दिया था हमने, और ये था आपका हीट सप्लाई, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि जो P2 की वैल्यू है वो P3 के बराबर होगी। उसके बाद 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जहां से हमको टरबाइन से वर्क मिला था, ओके। देन 4 से जो 1 होगा वो होगा हीट रिजेक्शन, QR कांस्टेंट प्रेशर होगा, यानी कि P1 की जो वैल्यू होगी वो P4 के बराबर होगी। सो दिस इज द टीएस डायग्राम फॉर ब्रेटन साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल की हम एफिशिएंसी का डेरिवेशन डिराइव करने वाले हैं, एंड व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन, एफिशिएंसी आएगी 1 माइनस 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब ये RP क्या है यहाँ पे, दैट इज द प्रेशर रेशियो। कितने प्रेशर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 प्रेशर आप देख पा रहे हो, तो यहां लिख देते हैं लेट RP जो है दैट इज द प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो। आरपी को मान लिया हमने यहां पर प्रेशर रेशियो, अलग अलग बुक में आरपी को एक्स बोल दे, कुछ बोल दे, कुछ बोल सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारा जो आरपी है दैट इज द प्रेशर रेशियो। अब ये जो प्रेशर रेशियो है वो कितना होगा, जहां पर देख सकते हो P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1, और P2 किसके बराबर है, P3 के बराबर है, और P1 किसके बराबर है, P4 के बराबर है। मतलब P2 अपॉन P1 या P3 अपॉन P4 जो रेशियो है इन दोनों प्रेशर का, दैट इज प्रेशर रेशियो। ये टर्म यूज होगी एक्सप्रेशन में, आएगी एफिशिएंसी के। चलो तो डिराइव कर लें इसको। एफिशिएंसी होती क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। बोलो यस और नो, आउटपुट अपॉन इनपुट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज आउटपुट, दैट इज नेट वर्क आउटपुट। इस साइकिल से हमको कितना वर्क मिला है, कितना वर्क मिला है, अपॉन इनपुट क्या है, कितना हीट सप्लाई हमने किया है इसको। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, किसी भी साइकिल का जो नेट वर्क आउटपुट होता है वो नेट हीट ट्रांसफर के बराबर होता है। पहले भी हम कर चुके हैं ये काम, बोलो यस और नो, यूनिट नंबर 2 में। तो नेट हीट ट्रांसफर जो होगा वो नेट हीट ट्रांसफर के, नेट वर्क ट्रांसफर नेट हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। और नेट हीट ट्रांसफर का मतलब है, जैसे नेट वर्क कितना होगा, नेट वर्क होगा आपका WT माइनस के WC, जितना वर्क मिला कितना वर्क दिया माइनस कर दो, नेट वर्क आ गया। हीट्स, नेट हीट ट्रांसफर कितना होगा, कितना हीट सप्लाई करी और कितना हीट रिजेक्ट हुई, यही होगा ना, कितना हीट रिजेक्ट हुई। तो यहां पर जो नेट हीट ट्रांसफर है वो कितना हो जाएगा, क्यू नेट का मतलब है जितनी कितनी हीट सप्लाई करी माइनस कितनी हीट रिजेक्ट हुई, और नीचे चल रहा है आपका हीट सप्लाई। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई। बहुत बढ़िया। चलो तो ये एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। अब देखो क्यू एस कहां पे है, यहां पे हीट एडिशन है, यहां पे है हीट एडिशन, और यहां पर हीट रिजेक्शन है। 2 से 3 हीट एडिशन है और 4 से 1 हीट रिजेक्शन है। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है। जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है तो क्या लिखते हो, आप लिखते हो किसके, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर आता है, किसके बराबर आता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है, जो कि क्या हो जाता है आपका Cp और T3 माइनस T2 हो जाएगा। ये क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो Cp आ जाएगा और T3 माइनस T2, और हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट प्रेशर पे है, हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो कितना आ जाएगा Cp, और कहां से कहां तक है, 4 से 1 तक, तो T4 माइनस T1। बोलो यस और नो।
तो ये मैंने आपको रिकॉल कराया है, बेसिक थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान लगेगा आपको यहां पर भी। तो 1 माइनस हीट रिजेक्शन हो रहा है यहां पे 4 से 1, तो क्या लिखेंगे Cp T4 माइनस T1, क्या लिखेंगे Cp T4 माइनस T1, और हीट सप्लाई कहां पे हो रहा है QS 2 से 3, तो Cp T3 माइनस T2, Cp T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो Cp से Cp कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से हम क्या करेंगे, यहां से आप एक काम करो, इस T1 को कॉमन ले लो, है ना, क्या कॉमन ले लोगे यहां पर आप, इस T1 को आप कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नीचे से T2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, जब यहां से आप T1 कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा T4 अपॉन T1 माइनस 1, और यहां पर क्या कॉमन ले लोगे T2, अंदर बच जाएगा T3 अपॉन T2 माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो अभी कुछ भी हमने ऐसा किया नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। चलो अब एक बात बताओ, जो हमारा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस 1 to 2 जो है ये है आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो इसके लिए आपके पास इक्वेशन होती है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और ये थर्मोडाइनामिक की इक्वेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। यूनिट नंबर 1 में डिटेल में समझाया था, और इसका एक लेक्चर बेसिक भी डाल रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बेसिक थर्मोडाइनामिक्स जिन्होंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है उसके लिए हमने एक बेसिक लेक्चर आपको डाल दिया था पहले ही, और ये सब इक्वेशंस वहां पर भी बताई थी। बोलो ये और नो। अब देखो ये जो P2 अपॉन P1 है ना, P2 अपॉन P1 को हम बोल रहे हैं यहां पर प्रेशर रेशियो, क्या बोल रहे हैं, प्रेशर रेशियो। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो T2 अपॉन T1 की जो वैल्यू आएगी वो प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। चलो आगे देखो जरा, जैसे हमारा प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, अरे 3 से 4 भी तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, प्रोसेस, अरे यार नहीं चमका, प्रोसेस 3 से 4 जो है वो भी कैसा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो उसके लिए भी तो हमने जैसे यहां पर 1 से 2 इक्वेशन लगाई है, वहां पर 3 से 4 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और देखो P3 अपॉन P4 जो है P2 अपॉन P1 के बराबर है, जिसको हम प्रेशर रेशियो बोल रहे हैं, आरपी बोल रहे हैं। तो यहां से आप मुझे बताओ T3 अपॉन T2 नहीं T3 अपॉन T4 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। एक इक्वेशन ये हो गई आपकी, और एक इक्वेशन ये हो गई आपकी। तो मेरे को बता सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से क्या आप ये फील कर पा रहे हो, हेलो, हाँ सर, ठीक है, मैं भी लेक्चर लेके कॉल करूं आपको, मतलब आधे घंटे का लेक्चर बचा है। नहीं मैं बताता हूँ, लेक्चर चल रहा है बस, ठीक है, और करता हूँ। तो यहां पर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर आप देखें तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन 1 है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू आरपी की पावर गामा माइनस 1, और ये T3 अपॉन T4 ये भी क्या है, आरपी की पावर गामा माइनस 1। इसका मतलब T2 अपॉन T1 T3 अपॉन T4 के बराबर है, यस और नो। मतलब हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4। अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। एक काम कर सकते हो, देखो यहां पर क्या है, यहां पर T4 अपॉन T1 है और यहाँ T3 अपॉन T2 है। तो एक काम करो T3 अपॉन T2, इसको T4 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा T4 अपॉन, इधर ले आओ T4 को इधर ले आओ, T2 को वहां ले जाओ, तो T4 पहले से यहाँ पर T1 है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका T3 अपॉन T2। अब यहाँ पे आओ जरा, ये T4 अपॉन T1 है, देखो T4 अपॉन T1 और ये T3 अपॉन T2 है, तो मतलब ये तो पूरी टर्म क्या हो गई है, कैंसिल आउट।
बोलो यस और नो। तो यहां से आप मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान दो, ये जो एफिशिएंसी है कितनी आ जाएगी यहां से? अब एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहां पर कितना बचा? 1 माइनस टी वन अपॉन टी टू। एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस टी वन अपॉन टी टू। बोलो यस और नो। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T1 एंड T2। लेकिन हमको प्रेशर रेशियो की टर्म्स में ये एफिशिएंसी चाहिए। किस टर्म्स में? किस टर्म में चाहिए? प्रेशर रेशियो की टर्म्स में। एक बात बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो? एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2। एक काम करो, इस T1 को नीचे ले जाओ तो ये ऊपर बचेगा 1, ये हो जाएगा नीचे जाकर के T2 अपॉन T1। और T2 अपॉन T1 क्या है? यहां पर देखो जरा, T2 अपॉन T1 क्या लिखा हुआ है? प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस 1। तो यहां से आप लिख सकते हो एफिशिएंसी जो आएगी 1 माइनस के 1 अपॉन आरपी, प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस 1। और यही एक्सप्रेशन था जो हमको डिराइव करना था। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, चमका कि नहीं चमका? अरे सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रैंकाइन साइकिल। ये रैंकाइन साइकिल का डेरिवेशन है। सॉरी, रैंकाइन साइकिल नहीं, ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी। हेडिंग लिखी है एफिशिएंसी ऑफ सिंपल ब्रेटन साइकिल। कोई दिक्कत नहीं है? बोलो यस और नो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप जब लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर के नोट्स बनाते रहो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, है ना। तो कुछ ये सारी चीजें हमने, अच्छा यूनिट नंबर 5 जो गैस टरबाइन है, इसको अभी स्टार्ट करने का ये भी फायदा है क्योंकि हमने ताजा अभी स्टीम टरबाइन पढ़ा है, उसमें रैंकाइन साइकिल पढ़ी है, स्टीम पावर प्लांट पढ़ा है, और ये भी कुछ एनालिसिस उसी तरह से है। जैसे हमने वहां पर रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को, नेटवर्क आउटपुट को इंप्रूव करने के लिए कुछ मेथड्स अडॉप्ट किए थे, मेथड्स का यूज किया था, रीहीटिंग, रीजनरेशन करा था कि नहीं? ऐसे यहां पर भी करने वाले हैं। गैस टरबाइन जो ब्रेटन सिंपल ब्रेटन साइकिल है, इसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम यहां पर भी रीजनरेशन, इंटरकूलिंग और रीहीटिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ सिमिलरिटी आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलो, बस वर्किंग मीडियम वहां स्टीम था और यहां पर वर्किंग मीडियम एयर है। तो ये एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। नाउ अब ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमको मिला है, मैं एक बार फिर से यहां पर लिखना चाहूंगा इसको। एक बार मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं कि जो एफिशिएंसी हमारी आई है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर पी, यानी कि प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये डेरिवेशन जो हमको मिला है, बोलो यस और नो। तो द अबव एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल व्हेन बोथ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आर आइसेंट्रोपिक। ये जो प्रोसेस है ध्यान रखना, ये 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, वर्टिकल लाइन है। एक्चुअल में तो ये लाइन ऐसी बनेगी अगर फ्रिक्शन होगा तो, और ये लाइन जो है 3 से 4 जो वर्टिकल है ये ऐसे बनेगी, मतलब एंट्रोपी बढ़ती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है एक्चुअल में। लेकिन जो हमारा डेरिवेशन आया है ये तब आया है जब हमने आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन माना है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन माना है, तब जाकर के ये एक्सप्रेशन हमको मिला है। अब यहां पर आप देखो, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर रेशियो आरपी और इंडेक्स गामा। यहां पर दो चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहा है प्रेशर रेशियो आरपी और आ रहा है एडियाबेटिक इंडेक्स। देखो, अगर आप प्रेशर रेशियो की वैल्यू बढ़ाओगे, इफ अगर प्रेशर रेशियो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बोलो यस और नो। इफ गामा अगर बढ़ा, गामा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तब भी एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ेगी। आप देख सकते हैं गामा की एक वैल्यू कांस्टेंट ले लो, प्रेशर रेशियो पहले 5 लो, 6 लो, 7 लो, आपकी जो एफिशिएंसी है बढ़ती जाएगी। एफिशिएंसी को फिक्स कर दो, गामा की वैल्यू 1.3 लो, 1.4 लो, 1.5 लो, बढ़ती जाएगी एफिशिएंसी। तो प्रेशर रेशियो बढ़ने पर एफिशिएंसी बढ़ती है, इंडेक्स बढ़ने पर एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, चलो इसको अगर डायग्राम पर हम दिखाना चाहें, एक चीज और, जहां पर देखो, अगर मान लो प्रेशर रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इफ आरपी यानी कि प्रेशर रेशियो अगर हम 1 कर दें तो बताओ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर कुछ भी अगर लिखोगे तो 1 ही आएगा, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 0। अगर प्रेशर रेशियो की वैल्यू 1 है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? 0। अगर हम एफिशिएंसी वर्सेस प्रेशर डायग्राम बनाएं, एफिशिएंसी वर्सेस, एफिशिएंसी ले लो यहां पे, दिस इज द एफिशिएंसी एंड दिस इज द प्रेशर रेशियो आरपी। तो जब प्रेशर रेशियो कितना है? 1 है। जब प्रेशर रेशियो की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो एफिशिएंसी कितनी है? 0। तो यहां पर देखो प्रेशर रेशियो कितना है? 1, एफिशिएंसी है कितनी? 0। अब मान लो इफ
गामा की एक वैल्यू ले लो, ऐसा कोई वर्किंग मीडियम है जिसकी गामा की वैल्यू कितनी है 1.33 है, तो ऐसे कुछ बन जाएगा डायग्राम। ये किसके लिए है, गामा इज इक्वल टू 1.33। बोलो यस और नो। तो देखो कुछ कोई वर्किंग मीडियम है जिसका गामा कितना है 1.33 है, तो यहां पर आप देखो प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। अगर ऐसा कोई वर्किंग मीडियम यूज करोगे, ऐसा कोई वर्किंग मीडियम यूज करोगे जिसकी गामा की वैल्यू ज्यादा है, फॉर एग्जांपल गामा की वैल्यू कितनी कर दी आपने 1 पॉइंट कितना ले सकते हैं 1.4 ले सकते हैं, ठीक है ना 1.4। तो 1.4 जैसे गामा की वैल्यू बढ़ाओगे ना तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये किसके लिए हो जाएगी, गामा की वैल्यू 1.4। और वैल्यू अगर बढ़ाना चाहते हो, मान लो आपने क्या करा, गामा की वैल्यू और ज्यादा ले ली 1.67, तो एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ गई। गामा की वैल्यू 1.66 अगर आपने ली है, 1.67 ली है, इस तरह से। तो इस तरह से आप डायग्राम बना करके भी समझा सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये काम भी करेंगे पूरा और ये काम भी कर देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और कहीं से ना कहीं से कहीं कुछ जब इस तरह का एनालिसिस आप करते हो तो आपका जो माइंड है वो ओपन होता है और कंपटीशन के जो एग्जाम्स हैं वो बहुत आसान आपको लगने लगते हैं, ठीक है। और मैंने बार बार आपको बोला है कि भाई मैकेनिकल वालों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, बिकॉज मैकेनिकल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइम ना के बराबर हैं, है ना। तो जब स्टूडेंट, भाई कंपटीशन कितनी, दो बातों पे डिपेंड करता है, पहले मैंने आपको बताया होगा ये बात कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं जो उस वैकेंसी के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। तो वैकेंसी अगर थोड़ी बहुत कम भी रही तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ही कम है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर बहुत कम है तो अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन बाद में पछताना मत, है ना। अभी मेहनत नहीं करी तो बाद में पछताना पड़ेगा कि इतने कम संख्या होने के बावजूद भी जो है हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। घिसना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ा सा चमकना है तो घिसना तो पड़ेगा। तो अपने आप को घिसो अभी, आप अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, है ना। क्योंकि अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कॉल आती रहती है कि सर कैरी ओवर का भी लॉन्च कर दीजिए। सिलेबस तो यही है, जो कैरी ओवर के हैं वो भी इसी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इतनी मेहनत करो कम से कम। और मैं तो बोलता हूँ कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में जाने का प्लान है, किसी पब्लिक सेक्टर में जाने का अगर प्लान है, तो आप लोगों को सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही मेहनत करनी चाहिए। करते क्या है स्टूडेंट, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि भाई सेकेंड ईयर में ऐसे ही रहते हैं कूल एकदम, वो एकेटिव के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं, रटने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड ईयर में चले जाएंगे तब भी रटने का प्रयास करेंगे, मतलब एकेटिव की तैयारी, मतलब पास होने के लिए पढ़ रहे होते हैं, नंबर लाने के लिए। आप उसको समझ करके अगर पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। पास आउट होने के बाद आप जॉब के बारे में सोचते हो, पब्लिक सेक्टर के बारे में, तो उसमें अलग से टाइम आपको देना पड़ता है। और सिलेबस तो यही है, आप गेट का सिलेबस देखोगे तो 70-80% तो सिलेबस यहीं से आता है ना जो आप पढ़ रहे हो। बोलो यस और नो। जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, आपका जो एकेटीयू का सिलेबस है अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका टेक्निकल तो सारा यहीं से आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता है। जो सिलेबस आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका टेक्निकल वाला जो पोर्शन है वो समझो तैयार हो चुका है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। चलो, नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो ऑन नेटवर्क आउटपुट एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पर जो वर्क प्रेशर रेशियो है उसका क्या इंपैक्ट आता है। देखो एक बार मैं फिर से डायग्राम बना लेता हूं। अब तो डायग्राम एकदम बना लोगे, बोलो यस और नो। आपको इस डायग्राम में ये फील करना है, दिस इज टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। इस डायग्राम में आप ये फील करो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है ये आप मुझे बताओ। 1 2 3 4 बताओ। मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर। जो T1 की वैल्यू है वो मिनिमम है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर है कितना है, दैट इज T3। बोलो यस और नो। तो अगर मैं बोलूं आपसे, बोलो कि टी पूछूं आपसे मैं कितना, कि भाई टी मैक्सिमम कितना है, वो T3 है और मिनिमम टेम्परेचर कितना है, वो है T1। इस पूरी साइकिल के अंदर आप देख लीजिए मैक्सिमम टेम्परेचर T3 है और मिनिमम टेम्परेचर T1 है। देखो जरा यहां पे, देर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1700 केल्विन, मतलब लगभग लगभग 1600-1700 1800 केल्विन के आसपास एक वैल्यू होती है मैक्सिमम। मतलब ये जो टरबाइन के अंदर एंट्री हो रही होगी उस समय, जब टरबाइन के अंदर एग्जिट, टरबाइन के अंदर एंट्री होती है किसकी, वर्किंग मीडियम की, तो उस टाइम वर्किंग मीडियम का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। साइकिल के अंदर देख सकते हैं। अब जितना टेम्परेचर आप ये बढ़ा दोगे उतनी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। अब कितना टेम्परेचर बढ़ा सकते हो यार वर्किंग मीडियम का आप,
भाई हम कह रहे हैं आपको कि जितना टेम्परेचर मैक्सिमम, आप ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर इसको बढ़ाते चले जाओ, एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा थोड़ी ना कि कितना भी बढ़ा दोगे, कोई तो लिमिट होगी ना। भाई जो गैस टरबाइन है वो किसी ना किसी मटेरियल के तो ब्लेड्स बने हैं, किसी अलॉय के ब्लेड बने हैं। अब ये जो गैस है वो टरबाइन के ब्लेड से जाकर के टकराएगी, तो टरबाइन के ब्लेड्स कितना मैक्सिमम टेम्परेचर झेल सकते हैं, और तो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। बोलो यस और नो। तो वो भी एक मेटलर्जिकल कंडीशन होती है, एक लिमिट होती है। तो लगभग 1700 केल्विन के आसपास टेम्परेचर जो है वो आप इंपोज कर सकते हो, है ना। तो मेटलर्जिकल लिमिट होती है, कंडीशन होती है। टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं अदरवाइज वो मेल्ट हो जाएंगे, वो विदस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो T3 है वो तो फिक्स कर दिया आपने, यानी कि जो T3 है, जो T मैक्सिमम है, इसको तो आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसको आप बहुत ज्यादा एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ा सकते। विद इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो एफिशिएंसी इंक्रीज। आपने देखा कि जब प्रेशर रेशियो इंक्रीज होता है तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। बट फॉर द सेम पावर आउटपुट मास फ्लो रेट इंक्रीजेस। मास फ्लो रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, एक काम करो, ये जो प्रेशर है यहाँ पे वो कितना प्रेशर है, के हो गया और के हो गया। भाई ये देखो, ये मैंने जो साइकिल बनाई है, एक काम करो कंपेयर करके मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, और ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर करने का प्रयास करूंगा कि ये जो मैंने साइकिल बना रखी है अभी, इस साइकिल को आप बोल दो साइकिल ए, इस साइकिल को आप साइकिल ए बोल दो। अब ये जो प्रेशर है इसका, ये प्रेशर कितना है, P2 है, और ये प्रेशर कितना है, P1 है। और P2 अपॉन जो P1 है वही तो है प्रेशर रेशियो आर P1 अपॉन P2 की तो हम बोल रहे थे, इस P2 अपॉन P1 का जो रेशियो है वो RP है। यहां पर देखो जरा, जो साइकिल हमारी A है, मैंने बोल दिया जो व्हाइट कलर की साइकिल बनी हुई है वो साइकिल A है, ऐसे नाम दे दिया मैंने इसका। साइकिल का नाम हो गया 1 2 3 4 1, और इसका जो प्रेशर रेशियो है RP साइकिल A के लिए वो P2 अपॉन P1 है। अब क्योंकि यहां पर बात हो रही है इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो की, तो प्रेशर रेशियो को अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं प्रेशर रेशियो को इंक्रीज कर दूं तो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा, वर्क आउटपुट पे क्या इफेक्ट आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। अगर मैं प्रेशर रेशियो इंक्रीज कर दूं तो नेट वर्क आउटपुट का क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, एफिशिएंसी कम होगी कि ज्यादा होगी, दैट इज द क्वेश्चन। चलो, तो ये जो साइकिल है इसके लिए प्रेशर कितना है, P2 अपॉन P1। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो डिफरेंट कलर यूज करता हूं यहाँ पे, येलो कलर, और प्रेशर रेशियो बढ़ा देता हूं। तो प्रेशर रेशियो बढ़ा दिया मैंने, अब ये साइकिल ऐसे बन गई है कुछ लाइक दिस। बोलो यस और नो। तो ये 1 था, ये हो जाएगा 2 डैश, और ये 3 था तो ये हो जाएगा 3 डैश, और ये हो जाएगा आपका 4 डैश। बोलो यस और नो। अब जो आपकी साइकिल बनी है वो कौन सी है, 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश 1, और इसका जो प्रेशर रेशियो है वो जाएगा, बढ़ गया ना प्रेशर। अरे यार नहीं चमका, ये जो प्रेशर अभी P2 था ये हो जाएगा मान लो P2 डैश। अब P2 डैश की जो वैल्यू है, P2 डैश की वैल्यू तो P2 से ज्यादा है, यानी कि प्रेशर रेशियो बढ़ा दिया आपने। एक प्रेशर रेशियो तो साइकिल ए के लिए, साइकिल ए के लिए प्रेशर रेशियो P2 अपॉन P1, और RP यानी कि प्रेशर रेशियो बी साइकिल के लिए, जो बी साइकिल, इसको बी साइकिल का नाम दे दो, येलो वाली को, जो येलो वाली साइकिल है ये है साइकिल बी। येलो वाली को मैं येलो कलर से दिखा दूं तो कैसा रहेगा, ये जो है आपकी साइकिल बी है। तो जो साइकिल बी है उसका प्रेशर रेशियो है P2 डैश अपॉन P1। इसका मतलब जो प्रेशर रेशियो है, यहां लिख दे हम कि भाई जो प्रेशर रेशियो है RP किसके लिए, बी साइकिल के लिए, वो ज्यादा है किससे, प्रेशर रेशियो साइकिल ए से। तो जब प्रेशर रेशियो ज्यादा है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी कि कम होगी, अरे यार अभी देखा था ना आप लोगों ने, जब प्रेशर रेशियो बढ़ता है तो एफिशिएंसी बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ बिकॉज प्रेशर रेशियो साइकिल बी के लिए ज्यादा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी किसकी, बी वाली साइकिल बी की ज्यादा होगी एफिशिएंसी एज कंपेयर टू ए। बोलो यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट यहां पर और लिखा हुआ है कि भाई सेम पावर आउटपुट के लिए, किसके लिए, सेम पावर आउटपुट के लिए मास फ्लो रेट इंक्रीज हो जाता है। सेम पावर के लिए मास फ्लो रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। थोड़ा सा उसको भी फील कर लो। पावर क्या होती है, दैट इज W नेट इंटू एम डॉट। बोलो यस और नो। आप इसकी यूनिट बताना जरा, पावर की क्या होती है, दैट इज किलो जूल पर सेकेंड यानी कि किलोवाट। W नेट की यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी। इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, मास फ्लो रेट से, दैट इज केजी पर सेकेंड। तो देखो केजी से केजी कट जाएगा और क्या यूनिट बच जाएगी आपकी, किलो जूल पर सेकेंड। तो जब भी पावर की बात करेंगे तो W नेट किलो जूल पर केजी में मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बोला इन्होंने,
इन्होंने क्या बोल दिया है कि तो सेम पावर आउटपुट मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो पावर इनपुट को क्या रखना है, आपको सेम रखना है, तो मास फ्लो रेट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर रेशियो बढ़ाने से मतलब डब्ल्यू नेट क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। अभी हम देखेंगे कंडीशन, एक्चुअली होगा क्या कि जैसे जैसे आप प्रेशर रेशियो बढ़ाओगे तो पहले तो नेटवर्क आउटपुट इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद एक लिमिट के बाद और ज्यादा प्रेशर रेशियो बढ़ाओगे तो नेटवर्क आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कम होने लग जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो डब्ल्यू नेट बी साइकिल के लिए वो कम हो जाएगा, डब्ल्यू नेट साइकिल बी के लिए कम हो जाएगा एज कंपेयर टू डब्ल्यू नेट नेटवर्क आउटपुट फॉर साइकिल ए। तो जब ये कम हो जाएगा और ये सेम रखना है तो ये बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो यानी कि जो मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट प्रेशर रेशियो बढ़ाने से मास फ्लो रेट बढ़ जाएगा, यानी कि बी के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट। ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट। तो एक बार फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा। अब तो डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत है नहीं ना आपको, क्यों भाई, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, दैट इज वेरी सिंपल। अब तो नींद में बना दोगे डायग्राम। 1 2 3 4, यस और नो, यस, ओके। तो ये होता है आपका WC कंप्रेसर वर्क 1 से 2, ये होता है हीट एडिशन हीट सप्लाई 2 से 3, ये होता है WT टरबाइन वर्क 3 से 4, और ये होता है हीट रिजेक्शन। ये होता है आपका प्रेशर P2 इक्वल टू P3, ये होता है प्रेशर P1 इज इक्वल टू P4। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये आज का जो लेक्चर है ना 2-3 लेक्चर के बराबर है। अगर आप ऑफलाइन में इतना कंटेंट पढ़ रहे होंगे तो आपको 2 से 3 लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, तो एक कहने के लिए एक लेक्चर है आज का ये, लेकिन वास्तव में 2 से 3 लेक्चर हैं। बात कर रहे हैं यहां पर ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट। तो पहले तो वर्क आउटपुट लिखेंगे, फिर मैक्सिमम उसको करेंगे। तो देखो यहां पर जो आपका डब्ल्यू नेट होगा, क्या हो लिखेंगे यहां पर हम, डब्ल्यू नेट बताओ कितना हो जाएगा। नेट वर्क आउटपुट का मतलब है डब्ल्यू टी माइनस के डब्ल्यू सी। अब डब्ल्यू टी कितना है उसको लिखो जरा, पहले इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी लिखना चाहो, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी लिख लो। तो डब्ल्यू टी कहां पे है, 3 से 4 है ना, तो H3 माइनस H4 लिख सकते हैं क्या, H3 माइनस H4 माइनस डब्ल्यू सी कहां पर है 1 से 2, यानी कि H2 माइनस H1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है H2 माइनस H1। और H क्या होता है, दैट इज CPT होता है, CPT होता है, बोलो यस और नो। तो H3 को क्या लिख सकते हो, H3 को लिख सकते हो CPT3, और इसको लिखोगे CPT4, तो CP कॉमन आ जाएगा, तो T3 माइनस T4, T3 माइनस T4, बोलो यस और नो। माइनस ऐसे यहां पर भी लिखोगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस के T1, या फिर एक काम करो CP को बाहर लिख लो और ये हो जाएगा आपका T3 माइनस T4 माइनस T2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस T1। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया डब्ल्यू नेट, नेट वर्क आउटपुट, यानी कि टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। अब इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको डिफरेंशिएट करना होता है। अरे यार आपको पता है ना कि y जो है, मान लो अगर फंक्शन किसका है, x का, आपको मैक्सिमाइज करना है y को, तो क्या करते हो, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। y को x के रेस्पेक्ट में 0 कर देते, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट कर देते हो, तो क्या हो जाता है आपके पास, मैक्सिमम y की कंडीशन आ जाती है। तो यहां पर हमको वर्क को मैक्सिमम करना है, किसको मैक्सिमम करना है, नेट वर्क आउटपुट को मैक्सिमम करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डब्ल्यू नेट को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, T3 के रेस्पेक्ट में, T4 के रेस्पेक्ट में, T2 के या T1 के रेस्पेक्ट में, बोलो यस और नो, किसके रेस्पेक्ट में करोगे। तो यहां पर देखो पहले कांस्टेंट क्या है, T3 कांस्टेंट है। अरे यार यहां पर जरा ध्यान दो, ये जो T3 है ना, ये T मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो ये तो एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। ये तो फिक्स कर दिया ना, लिमिट लगा दी, मेटलर्जिकल कंडीशन बताई थी भाई आपको। और जो T1 है ये भी तो मिनिमम है, T मिनिमम, तो ये भी फिक्स करना पड़ेगा आपको। इसको भी क्या कर दो, फिक्स कर दो। एक तरह से इसको कांस्टेंट ना लिखते हुए मैंने लिखा T1 जो है वो T मैक्सिमम है, ये फिक्स्ड कर दिया इसको।
और ये T1 जो है टी मिनिमम है, इसको भी क्या कर दिया हमने, फिक्स्ड कर दिया है, फिक्स कर दिया इसको। तो ये दो चीजें तो आपकी होगी फिक्स, कौन कौन सी, T3 और T1। अब जो वेरिएबल बचे वो T4 बचा और T2 बचा है, T4 और T2। अब आप T2 के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे या T4 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, बोलो। T4 के रेस्पेक्ट में करोगे या T2 के रेस्पेक्ट में करोगे, बोलो, किसके रेस्पेक्ट में करोगे? अरे दो वेरिएबल्स हैं अभी, तो एक काम कर सकते हैं, इन दो वेरिएबल को पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। T2 को T4 के टर्म्स में लिख लो या T4 को T2 के टर्म्स में लिख लो, बोलो यस और नो। चलो अब एक बात बताओ, ये वाली इक्वेशन आई थी आपके पास, में डायरेक्ट यूज कर लूंगा उसको। जरा यहां पे आओ, ये कंडीशन आई थी, कहां गई कहां गई, हाँ जी, कहां कहां, हाँ इधर आ जाओ जरा, याद आ रहा है, दिस वन T2, ओहो ओहो, बात समझ में आ रही है, देखो जरा ध्यान से, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4 बराबर होते हैं, पहले हम देख चुके हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, यहां हम लिख सकते हैं कि एक काम कर लें कि T2 की जो वैल्यू होती है ना, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4 होता है। इसलिए हम एक काम करो, बताओ T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू T1 T3 अपॉन T4। अब इस T2 की वैल्यू को यहां रख दो तो T4 में आ जाएगा ये। तो देखो W नेट कितना हो जाएगा, बोलो W नेट कितना हो जाएगा, W नेट कितना हो जाएगा, बहुत आसान है, अगर ध्यान से चीजों को समझोगे तो चीजें आसान ही लगेंगी। T3 लिखा रहने दो, T4 लिखा रहने दो, अब T2 है तो T2 को लिख दो कितना, माइनस कितना है T1, या T3 भी लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे लिख सकते हो T3 T1 अपॉन, और नीचे कितना है T4 है। तो हमने कुछ नहीं करा, इस T2 को इतना लिख दिया है, और प्लस कितना था यहाँ पर T1। अब जरा ध्यान से देखो, अब इस पूरी इक्वेशन में T1 है, T3 और T4 है, और T1 और T3 फिक्स है, तो T4 एकमात्र वेरिएबल बच गया है। अब T4 के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट कर दो, ऑप्टिमम प्रेशर आ जाएगा और मैक्सिमम नेटवर्क भी आ जाएगा। आसान हो गया कि नहीं? अब एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, किसको, W को, किसके रेस्पेक्ट में, T4 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहां वेरिएबल अब T4 ही बचा है केवल, यस और नो। चलो किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, W नेट को, और इसको 0 के बराबर पुट करो, 0 के बराबर पुट करो, तो बताओ कितना हो जाएगा ये, Cp कांस्टेंट है, ओके, T3 फिक्स है ना, अरे फिक्स है मतलब कांस्टेंट है, तो 0, T4 का कितना हो जाएगा, माइनस के 1, अब इसका कितना हो जाएगा, अरे यार 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर -1, माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 1 एक्स की पावर -2, अरे यार एक्स की पावर n का कितना होता है, n एक्स की पावर n-1, यही तो होता है, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, T1 यानी कि T3 T1 अपॉन T4 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 0, और इसको 0 के बराबर पुट कर दो, बस हो गया काम आपका। कोनो दिक्कत वाली बात नो है, अरे कोनो दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत ना आ रही, देखो अब इसको 0 के बराबर पुट करोगे, Cp उधर चला जाएगा, अब यहां से जो कंडीशन निकल करके आ रही होगी वो आ जाएगी T4 स्क्वायर इज इक्वल टू T3 T1 या T1 T3, तो T4 इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट T1 T3। ये कंडीशन आ चुकी है किसके लिए, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट, मैक्सिमम W नेट, मैक्सिमम नेटवर्क आउटपुट के लिए ये कंडीशन आ चुकी है कि भाई T4 की वैल्यू स्क्वायर रूट T1 T3 के बराबर होनी चाहिए। अच्छा चलो एक और फील लो, यहां से हमने क्या देखा था अभी कि जो T2 है ना वो कितना था, T2 की वैल्यू थी यहां से T1 T3 अपॉन T4। चलो अब एक काम करो, T1 T3 को ऐसे ही रहने दो, अब ये जो T4 की वैल्यू आई है वो कितनी है, स्क्वायर रूट T1 T3। चलो एक काम और करो, जब इतना कर ही रहे हो इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर किससे, T1 T3 से, और नीचे भी क्या कर दो, T1 T3 से। अब जरा देखो ये कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा कितना, T1 T3 इंटू स्क्वायर रूट T1 T3। अरे यार 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करके बता रहा हूं आपको ताकि दिक्कत ही ना हो। ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका T1 T3 और
ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो T2 की वैल्यू भी कितनी आ गई है, स्क्वायर रूट T1 T3 आ गई है, बोलो यस और नो। और T4 की वैल्यू भी कितनी है, स्क्वायर रूट T1 T3। इसका मतलब ये हुआ फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट, फाइनल कंक्लूजन यहां लिख देते हैं, फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम डब्ल्यू नेट, मैक्सिमम डब्ल्यू नेट, मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए। अरे देखो मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए, मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए T2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, T4 के बराबर होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट T1 T3 के होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट की T2 T4 के बराबर होने चाहिए। मतलब ये जो T2 है ना, ये जो T2 है, ये T4 दोनों बराबर हो जाने चाहिए। ये T2 और T4 बराबर हो जाने चाहिए, किसके लिए, मैक्सिमम नेट वर्क आउटपुट के लिए। अगर T2 की वैल्यू T4 के बराबर हो जाएगी तो हमको उस साइकिल से मैक्सिमम वर्क मिल रहा होगा। और कितना मिलेगा उसको यहां पर अप्लाई, यहां पर इस इक्वेशन में रख दो। यहां पे ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ना, डब्ल्यू नेट की इक्वेशन, मैक्सिमम वर्क आ जाएगा, रख दें इसको। T4 की जगह कितना रख दोगे, T2 को T4 से रिप्लेस कर दो और स्क्वायर रूट T1 T3 रख दो। चलो तो एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं, यहां पे जो डब्ल्यू नेट की वैल्यू आ रही थी दैट वाज Cp, कितना था, T3 माइनस T4 माइनस T2 प्लस T1, बोले यस और नो। बिकॉज T2 T4 दोनों बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जो नेट वर्क आउटपुट होगा वो कितना हो जाएगा, T3 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ T2 प्लस के T1। ओके, अब T2 की वैल्यू कितनी है, फॉर मैक्सिमम डब्ल्यू नेट, हमने देखा कि T2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T3 T1। ओके, यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे तो डब्ल्यू नेट मैक्सिमम मिल जाएगा आपको, और कितना आ जाएगा, Cp T3 माइनस T2 2, और T2 की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट T3 T1, और प्लस कितना है T1। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको लिख सकते हो, स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर रूट T3 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। अरे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको भी ऐसा लिख सकते हो, T1 को स्क्वायर रूट T1 स्क्वायर कर दो, और ये कितना है, माइनस के स्क्वायर रूट T3 T1, बोलो यस और नो। और हमने क्या बताया आपको भी कि भाई T1 की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, और T3 क्या है, मैक्सिमम है। T1 मिनिमम होता है, T3 मैक्सिमम होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं Cp, ये हो जाएगा आपका क्या। अच्छा एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अरे बोलो यस और नो। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको क्या, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फाइनल निकल करके कितना आ जाएगा, क्या हम इसको लिख सकते, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट T3 माइनस स्क्वायर रूट T1, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अरे इसका मतलब तो ये होगा ना, इसको जब ओपन करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यही तो आएगा, बोलो यस और नो। चमक रहा है कि नहीं, अरे चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका, बोलो। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये T3 को क्या लिख सकते हो, T मैक्सिमम लिख सकते हो, और इसको T मिनिमम भी लिख सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मतलब ये आपके पास डब्ल्यू नेट मैक्सिमम आ गया है। दिस इज योर डब्ल्यू नेट मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्क आउटपुट आ चुका है आपके पास। इसी चीज को अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, डब्ल्यू नेट मैक्सिमम इक्वल टू Cp, ये होगा आपका T मैक्सिमम माइनस T1 मतलब T मिनिमम का स्क्वायर। दिस इज योर मैक्सिमम वर्क आउटपुट। ठीक है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट तब होगा जब T2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, T4 के बराबर हो जाएगी, मतलब स्क्वायर रूट T1 T3, तब ये मैक्सिमम वर्क आएगा। अब हम बात करेंगे यहां पर ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, किसकी बात करेंगे,
ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, तो इसका जो ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो आएगा वो कहां से आएगा? ये तो पता है ना आपको, T2/T1 इज इक्वल टू कितना होता है? P2/P1 की पावर गामा -1/गामा। बहुत सही। आपको तो पता है कि जो प्रेशर रेशियो होता है वो कितना होता है? P2/P1। तो एक काम करो, ये जो P2/P1 है ना, इसको क्या लिख सकते हो? T2/T1 की पावर उधर जाएगा तो जाएगा गामा/गामा-1। अभी ये ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो नहीं है। ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो किसके लिए आया था? मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए। तो आपने क्या लिखोगे? फॉर ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो T2 की वैल्यू कितनी है? √T1 T3 है। तो यहां पर T2 क्या रख दोगे? √T1 T2 रखो। तो ये हो जाएगा P2/P1 इज इक्वल टू RP। अब ये बन जाएगा ऑप्टिमम जब हम क्या करेंगे? T2 को T1 या T3 T1 है ना, T1 T3 से रिप्लेस कर देंगे। बोलो यस और नो? गामा/गामा-1। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो इसको? इसको लिख सकते हो आप √T3/T1 की पावर गामा/गामा-1। अब इसका मतलब है T3/T1 पावर 2 लगा दो, 1/2 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा T3/T1 की पावर गामा/2 गामा-1। अरे यार, √x को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हो ना। तो ये जो 1/2 आया है वो स्क्वायर रूट को हटा करके आ गया है। तो दिस इज योर ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, दिस इज योर ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। ये आ गया आपका ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख दूं इसको तो अच्छा रहेगा। और इसको RP ऑप्टिमम इज इक्वल टू T3/T1 की पावर 1/2 गामा-1। ये आ जाएगा। नहीं सॉरी, ऊपर तो गामा रहेगा ना। कितना आ जाएगा? गामा/2 गामा-1। दिस इज योर ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। T3 क्या लिखोगे? T मैक्सिमम, यस, अपॉन T मिनिमम पावर गामा/2 गामा-1। दिस इज योर ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, दिस इज योर ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बोलो यस और नो? यस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नोट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि ये नोट्स आपको एप्लीकेशन के अंदर भी मिल रहे होते हैं। तो कुछ डेरिवेशंस हम लोगों ने डिराइव कर ली है ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट। और जो ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी है वो हमने देख ली है, उसका डेरिवेशन डिराइव कर लिया है। अब आगे चलने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर एंड टरबाइन। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। न्यूमेरिकल में जबरदस्त तरीके से यूज होता है और ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूं। लेट अस ड्रॉ द सिंपल ब्रेटन साइकिल फर्स्ट। मतलब ये है आपकी सिंपल ब्रेटन साइकिल। सिंपल ब्रेटन साइकिल का टीएस डायग्राम बना रहा हूं। सिंपल ब्रेटन साइकिल का डायग्राम बना रहा हूं। 1 2 3 एंड 4। कोई डाउट, कोई परेशानी? नो। तो ये तो आपकी सिंपल ब्रेटन साइकिल है। ये कौन साइकिल है? दिस इज योर सिंपल ब्रेटन साइकिल। लेकिन बात हो रही है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर एंड टरबाइन। जब भी बात होगी अभी तक हमने जो बात करी थी वो पूरी साइकिल की एफिशिएंसी थी। जब हम बात करते हैं मशीन एफिशिएंसी की, यानी कि कंप्रेसर की एफिशिएंसी, टरबाइन की एफिशिएंसी, तो बात हो रही है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, कंप्रेसर की और टरबाइन की एफिशिएंसी की बात हो रही है। मतलब जब भी बात होगी कंप्रेसर की एफिशिएंसी की, टरबाइन की एफिशिएंसी की, पंप की एफिशिएंसी की, तो मान लेना जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। अभी जो हमने एफिशिएंसी का डेरिवेशन डिराइव किया है ना, वो तब किया है जब हमारा जो कंप्रेशन है, कंप्रेसर के अंदर एक्सपेंशन है,
टरबाइन के अंदर वो आइसेंट्रोपिक हैं, यानी कि 1 से 2 वर्टिकल लाइन थी, 2 से 3 भी कैसी थी, वर्टिकल लाइन थी, एंट्रोपी कांस्टेंट थी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एंट्रोपी है ना वो S1 की वैल्यू S2 के बराबर है, और यहाँ पर भी जो वर्टिकल लाइन है मतलब S3 की जो वैल्यू है ना वो S4 के बराबर है। S3 किसके बराबर है, S4 के बराबर है। यह है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, वर्टिकल लाइन। लेकिन एक्चुअल में जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्चुअल में जो प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब एंट्रोपी बढ़ती है, तो 1 से 2 की तरफ देखो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो यानी कि ये होगा 2 डैश, ये होगा एक्चुअल प्रोसेस। और ऐसे ही यहाँ पर होगा, एक्चुअल में एंट्रोपी बढ़ेगी ना, तो 3 है, ये 4 डैश यहाँ पे होगा। दोनों ही इरिवर्सिबल का मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, तो यहाँ पे 1 से 2 वर्टिकल लाइन, लेकिन 1 से 2 जब प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए इरिवर्सिबल एक्चुअल केसेस में। तो एंट्रोपी एक्सिस तो ये है, तो देखो एंट्रोपी बढ़ गई है। इसमें भी देखो 3 से 4 एंट्रोपी बढ़ गई है। नाउ व्हाट अबाउट द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर को वर्क ज्यादा देना पड़ता है एक्चुअल में या कम। एक तो है फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन की वजह से तो आती है एंट्रोपी। अगर फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल केस है, तो कंप्रेसर को वर्क देना पड़ता है। तो एक्चुअल में ज्यादा देना पड़ेगा या कम। जब फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल है, तो कम वर्क देना पड़ेगा। एक्चुअल में कंप्रेसर को वर्क ज्यादा देना पड़ता है। आप यहां पर देख भी सकते हो, ये क्या है आपका, दिस इज, तो यहां पर आप देखेंगे जो कंप्रेसर वर्क कितना आएगा, WC कितना आएगा, पहले कितना था H2 माइनस H1, और अभी कितना है एक्चुअल में, कंप्रेसर वर्क कितना है एक्चुअल में बताओ, दैट इज H2 डैश माइनस H1। और H2 डैश की वैल्यू ज्यादा है कि है नहीं, H2 डैश की वैल्यू H2 से ज्यादा है, इसका मतलब WC जो है वो W जो एक्चुअल है, W जो एक्चुअल है वो WC से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो। तो हम ये कह सकते हैं, और देखो वहां पे कम हो जाएगा टरबाइन से, क्योंकि वर्क मिलता है, टरबाइन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, तो H3 माइनस H4 और H3 माइनस H4 डैश, ये वैल्यू कम हो गई ना, तो टरबाइन से एक्चुअल में वर्क कम मिलता है और कंप्रेसर को वर्क ज्यादा देना पड़ता है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, दैट इज वेरी सिंपल, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर की जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी होगी वो होगी WC आइडियल यानी आइसेंट्रोपिक, WC आइसेंट्रोपिक अपॉन WC एक्चुअल, ये होगी। यानी कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आइडियल वर्क टू द एक्चुअल वर्क। इस आइसेंट्रोपिक मतलब आइडियल, यानी कि जो कंप्रेसर का वर्क है आइडियल केस में अपॉन WC एक्चुअल, दिस इज द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। टरबाइन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसका उल्टा, एक्चुअल में वर्क कम होगा और आइडियल वर्क ज्यादा होता है। तो यहां हो जाएगा टरबाइन की जो एफिशिएंसी होगी WC आइसेंट्रोपिक मतलब आइडियल, और WC नो 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 गलत हो गया ना, उल्टा होगा। अरे एक्चुअल ऊपर आएगा, इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल ऊपर आएगा अपॉन WT आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक, तो यानी कि WT एक्चुअल अपॉन WT आइडियल, आइडियल आइडियल आइडियल। और अगर मैं पूरा लिख के दिखाऊं आप लोगों को, तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअल में कितना है, दैट इज T2 डैश माइनस T1 अपॉन, अरे यार आइडियल में कितना होगा, T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1। इसी तरह से टरबाइन में आ जाओ, कितना होगा, ऊपर आएगा एक्चुअल, यानी कि T3 माइनस T4 डैश, T3 माइनस T4 डैश अपॉन T3 माइनस T4। तो ये जो टरबाइन कंप्रेसर की एफिशिएंसी देगा क्वेश्चन के अंदर, टरबाइन की एफिशिएंसी देगा क्वेश्चन के अंदर, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए वहां पर T2 डैश की वैल्यू और T4 डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे, और एक्चुअल एफिशिएंसी और एक्चुअल हीट एडिशन ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर चुके होंगे। W एक्चुअल, W नेट वर्क आउटपुट एक्चुअल में कितना है, आइडियल केस में कितना है, वो सारी कैलकुलेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन का कंपैरिजन है, एक बार देख लेना, इसको थ्योरी छाप देना इसमें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट आज सीखे हैं, जो कॉन्सेप्ट आज हमने इस बेसिक लेक्चर में सीखे हैं,
इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे होंगे। एक बार मैं फिर से इन्फॉर्म कर देता हूं लास्ट में कि भाई जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, मैकेनिकल सेकेंडरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एज पर एकेटीयू सिलेबस, एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से पूरा कोर्स 5 यूनिट अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेक्चर में हैंड टू हैंड कवर कराते रहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और बाकी जो दोस्त हैं आप लोगों के, जो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी कह रहा हूँ कि आप लोगों की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि भी जितने भी आपके कॉलेज मेट्स हैं, बैच मेट्स हैं, कलीग्स हैं जो मैकेनिकल सेकेंडरी में इस बार पढ़ रहे हैं, उन तक इस बात को, इस इंफॉर्मेशन को आप लोग भी पहुंचाइएगा। ठीक है ना। चलिए फिर, जितना पढ़ा दिया है उसको आप कवर कर लीजिए और बहुत जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।